आपकी दिवाली कैसी होती है? सफाई वाली, मिठाई वाली, या फिर एक मौका रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का? हाँ, सफाई भी है, मिठाई भी है। सफाई और करते करते कुछ मिल गया और 2 मिनट के लिए सफाई पर तो ब्रेक लग गया और नजर पड़ गई उस सर्टिफिकेट पर। हाँ भाई, नैनी दीक्षित की बात हो रही है जिसमें पानी के बताशे, धनिया, आलू और टिक्की, जिसके ऊपर वो मूली के लच्छे डाले जाते हैं। ओके। तीज चली गई, अब बैना डुलाना पड़ेगा। यहाँ बत्ती जाती रहती है। चलो चलो, आ गई, टीवी चलाओ। हाँ हाँ, बहुत बार। मैं तो प्लान कैंसिल करने में मैं तो उस्ताद हूँ भाई। यूँ तो दिवाली में हर घर रोशनी देखने को मिलती है, पटाखे फूटते हैं, लेकिन आज हमारे शो पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में एक चलता फिरता पटाखा है। ये एक्ट्रेस भी हैं, एंटरटेनर भी हैं, और अगर इन्हें कानपुर का ब्रांड एम्बेसडर भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो कानपुरी अंदाज है उसने इंटरनेट पर पूरी तरह से बवाल काटा हुआ है। तो आज शो में स्वागत कीजिए द वेरी स्वीट एक्ट्रेस नैनी दीक्षित का। नैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत सुंदर। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कानपुर वासी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मस्ती में मस्त होंगे। तो नैनी, क्योंकि दिवाली का मौका है तो मैं उसी से शुरू करती हूँ। आपकी दिवाली कैसी होती है? सफाई वाली, मिठाई वाली, या फिर एक मौका रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का? सच पूछें तो सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, क्योंकि मुंबई से मैं ख़ास तौर पर कानपुर यूं तो मेरा आना जाना होता है, लेकिन दिवाली, होली कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन पर तो आना होता ही है, क्योंकि जो मेरे दोस्त अब कानपुर से बाहर चले गए हैं, कुछ की शादियां हो गई हैं, कुछ काम से बाहर हैं, तो वो सब लोग दिवाली पर आते हैं। तो हाँ, सफाई भी है, मिठाई भी है, और ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा एक चांस मिल जाता है मौका कि बाकी के जो पुराने दोस्त हैं, जो मेरे स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स से हैं, वो सारे फ्रेंड्स से मैं मिलती हूँ। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आपका तो प्रोफेशन है एक्टिंग का, तो कभी होता है शूटिंग की वजह से आप बाहर है, तो स्पेशली दिवाली के मौके, क्योंकि त्योहारों पर क्या होता है, असली मजा तब है जब आप परिवार में हैं, फैमिली अपने शहर में है। तो कभी अगर आप शहर से दूर हैं दिवाली के टाइम पे, तो कैसे मिस करती हैं अपने घर को, अपनी फैमिली को? ऐसा काफी बार हुआ है। अभी लास्ट ईयर आई वाज इन लंदन, आई वाज शूटिंग, एंड दिवाली थी, हम यहाँ नहीं थे, मतलब नवरात्रि पर भी मैं नहीं थी और दिवाली पर भी नहीं थी। तो हाँ, ऑफ कोर्स कानपुर की याद तो आती है, क्योंकि जैसे कह दे, घनत्व के तरीके से या जनसंख्या या क्षेत्रफल के तरीके से किसी शहर को किसी मेट्रो सिटी के कंपैरिजन में कह दिया जाता है कि छोटा शहर है, लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो छोटे शहर होते हैं, जो कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है, या दिवाली के जो अलग अलग तरीके हैं अलग अलग घरों में, वो दिवाली तक सीमित नहीं होते। वो धनतेरस से लेकर गोवर्धन पूजा टू भाई दूज तक होते हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं मिस करती हूँ, ऑफ कोर्स करती हूँ। अच्छा, अभी आजकल दिवाली को लेकर ना बहुत रील एक वायरल हो रही है कि जब सफाई कोई कर रहा है ना, तो पुराने पता चला सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं सफाई में, या पुराना कुछ लेटर मिल रहा है किसी को, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सफाई करते करते कुछ मिल गया और 2 मिनट के लिए सफाई पर तो ब्रेक लग गया और नजर पड़ गई उस सर्टिफिकेट पर? हुआ है, बहुत बार हुआ है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर, बहुत पता नहीं ऐसा इस बीच क्यों नहीं हुआ होगा, मुझे याद है मैं ग्रेजुएशन में थी, और मुझे मेरे 3rd स्टैंडर्ड का एक, आपको स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं, पता नहीं वो टेस्ट कॉपी मुझे तब क्यों मिली होगी। तो उसमें मुझे याद है कि मैंने पेंसिल से प्रधानाचार्य को, शी वॉज अ लेडी, तो मैंने प्रधानाचार्य माहेश्वरी विद्यालय ऐसे करके लिखा हुआ है। और मैं सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई थी उसे देख के, क्योंकि मुझे अपने ऊपर प्राउड ये फील हुआ कि मैंने इतना अच्छा हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखा है। तो हाँ, ऐसा हुआ है। काफ़ी बार पुराने बर्थडे ग्रीटिंग्स मिले हैं, और एक बार बहुत पहले मुझे मेरे टीचर्स ने अगेन ग्रेजुएशन में कुछ पैसे दिए थे इनाम के तौर पर। 5-5 के वो नोट थे, और टोटल वो कुछ 101 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए हैं टोटल। वो आज तक मैंने खर्च नहीं किए हैं, वो मुझे दिवाली की सफाई में ही कहीं मिले थे किताब में। बहुत खूबसूरत, मतलब वो तो ऐसे गिफ्ट्स हैं जो शायद कभी खर्च नहीं होंगे और ताउम्र वो मेमोरीज रहेंगी। नहीं, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो मे बी ये सवाल आपसे बहुत लोग पूछ चुके होंगे कि करियर की शुरुआत कहाँ से की। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने ये सोचा एक्ट्रेस बनने का, तो आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस एक्टिंग को ही आपने एज अ प्रोफेशन क्यों चुना कि मुझे इस ही फील्ड में जाना है?
ऐसा मेरे साथ अकस्मात हो गया हो ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ही थिएटर कर रही थी। जब मैं 5 साल की थी तब पंडित विजय दीक्षित जो मेरे फादर हैं उनके साथ थिएटर करना शुरू किया था। और तब जब आप छोटे होते हैं तब आपको ये महसूस नहीं होता कि इसे एक्टिंग कहते हैं। तब आपको अच्छा लगता है जब लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, तो आपको स्पेशल फील होता है कि अरे वाह, मैंने इतना अच्छा डांस किया या मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, ये लोग तो ताली बजा रहे हैं। तब आपको लगता है कि मुझे हीरोइन बनना है। बट देन ग्रेजुअली जब मैं बड़ी हुई और मुझे समझ में आया, 8th 9th स्टैंडर्ड में मुझे समझ आने लगा था कि इसे एक्टिंग कहते हैं और एक्टिंग एक सीरियस प्रोफेशन है। तो मैंने डांस सीखना शुरू किया, मैंने कथक की शिक्षा ली। फिर मेरी पढ़ाई सारी कानपुर से हुई है। मैंने पीपीएन कॉलेज से हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया एंड आई टॉप्ड माय यूनिवर्सिटी एट दैट मोमेंट। तो मेरा मकसद ही ये था कि मैं साइकोलॉजी या हिंदी लिटरेचर ऐसे सब्जेक्ट्स लूँ जो आगे एक्टिंग में काम आए। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। सो या ये बहुत सोच समझ कर मैंने निर्णय लिया था एक्टिंग करने का। एक चीज में यहाँ पे हम कॉमन है क्योंकि पीपीएन से मैंने भी ग्रेजुएशन किया है। ये मेरी जूनियर है। यस, आप हमारे अलुमनाई है। तो जब मैं आपके ऑडिशन फेज को अगर आप थोड़ा याद करें तो जो पहला ऑडिशन जो आप देने गए होंगे उस वक्त क्या था? जैसे अभी आप एकदम मस्ती में रहते हो, उस समय मतलब डर था, नर्वसनेस थी, या ये था कि ठीक है जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा? डर तो बिल्कुल नहीं था। डर मुझे इसलिए नहीं था क्योंकि आप जब फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह से आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कैमरा फेस करने का डर नहीं होता है। हाँ, नर्वस मैं इस बात से थी कि आई विश मुझे रोल मिल जाए। और कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं थी कि वो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी या बुरा परफॉर्म करूंगी। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक एक्टर को, राइटर को, जैसे आप हैं, आपका प्रोफेशन है, या जो भी लोग होते हैं, न्यूज़ भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है कि क्योंकि आप जब सबकी छुट्टियां होती हैं आप न्यूज़ सुना रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू रियली लव योर जॉब तो डर नहीं होता है। हाँ, नर्वस मैं सिर्फ इस बात से थी कि पता नहीं ये रोल मुझे मिलेगा या नहीं। दैट्स ऑल। ओके। जिस वक्त आपने ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है या इस फील्ड में जाना है, तो अक्सर होता है ना कि फैमिली को लगता है कि ये आप सीरियस प्रोफेशन नहीं चुन सकते, ये हॉबी हो सकता है, जैसे आपको डांस भी पसंद है तो ये हॉबी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन नहीं। तो एट दैट टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरे फैमिली का सिर्फ इतना रिएक्शन था, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर आपको एक्टिंग करनी है देन यू मस्ट गो थ्रू अ करेक्ट चैनल। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था कि फिल्म इंस्टीट्यूट जाना है, पढ़ाई करनी है। उनका रिएक्शन ये नहीं था कि आप एक्टिंग ना करें। हाँ, लेकिन उनका रिएक्शन ये जरूर था कि आप पढ़ाई पूरी करें, जिसका महत्व मुझे अब समझ में आता है। क्योंकि जब आप पढ़ लिख कर एक्टिंग करने जाते हैं, सबसे पहले तो रोज मुंबई में 3000 प्लस लोग एक्टर बनने आते हैं, चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट से हो या ना हो। उस बीच में आपको अपने लिए ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि जिस मोमेंट पे मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं और क्या कर सकती हूँ। लाइक आई लव टीचिंग, मैं वॉइस एंड स्पीच सिखाती हूँ, एक्टिंग सिखाती हूँ, तो ये मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छा एक्टिंग करना। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं आप बेशक बने, लेकिन आप एक करेक्ट चैनल के थ्रू जाएं। नहीं, क्योंकि आप कानपुर से बिलोंग करते हो और एक जर्नी है कानपुर से लेके मुंबई तक। मुंबई नाम सुन के ही आ जाता है कि अपने आप में ही बहुत स्ट्रगल्स होंगे और ये होंगे। इस फेज़ में नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, लेकिन अगर आप कभी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रिवाइंड करती हैं, एक वो कौन सा सबसे बड़ा पड़ाव या सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ लगता है आपको अपनी लाइफ का, फ्रॉम कानपुर टू मुंबई, जो लगता है कि यार इतना डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने कैसे ही पार कर लिया उसको? सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ फ्रॉम कानपुर टू मुंबई। जब मैं शुरू में मुंबई गई फिल्म इंस्टीट्यूट से, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है जो आपके लिए एक घर जैसा होता है। इट्स लाइक अ कोकून। आपके टीचर्स होते हैं हु रियली टेक केयर ऑफ़ यू, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ का माहौल ऐसा होता है, आप हॉस्टल में हैं, आपको हर चीज़ वहाँ एक छत के नीचे मुहैया है। लेकिन जब आप मुंबई आते हैं तब आपको आटे दाल का भाव पता चलता है कि वहाँ घर कितने महंगे हैं रेंट के लिए। देयर वॉज अ टाइम जब मैं मुंबई में थी और मुझे याद है कि वो एक 1 रूम किचन हुआ करता था और उसमें 4 लड़कियां रहती थीं। अब मुझे सच में लगता है कि वो फेज़ मैंने कैसे निकाल लिया। यस, वो होता है अक्सर। अब होता ही है। अगर हम बात करें, क्योंकि आपने कई सारी फिल्मों में काम किया लेकिन शादी में ज़रूर आना, इस फिल्म ने आपको एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, आपके करियर को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया। इस फिल्म ने आपकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से एक चेंज लाया उस अपनी लाइफ में?
पर्सनल लाइफ में ये चेंज लाया कि मेरा हमेशा ये उद्देश्य है कि मैं पर्सनली इस बात को मानती हूँ कि शादी हो जाएगी, यू शुड हैव टू हैव अ करियर, यू शुड हैव टू हैव, अगर करियर से मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी ओहदे पे बैठ जाएं या आप कोई नौकरी कर लें। करियर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक होम मेकर भी हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेटेड हों, आपको अपना बैंक संभालना आता हो, आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में जानकारी हो। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, इसका लेना देना है कि आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी उतना ही अपने पैरों पे खड़े होना सिखा सकते हैं यदि आपको खुद आता है। तो पर्सनली हाँ, इस चीज ने मुझे इफेक्ट किया और मैं बहुत और ज्यादा सिंसियर हुई कि अगर कोई कुछ करना चाहता है और मेरे बस में है कि मैं उसकी मदद कर सकूं तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में जब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन, उन्होंने मुझे कहा कि नैनी ये रोल देखने में छोटा लग रहा है, बिलीव मी, ये उन्होंने मुझसे कहा था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझसे कहा एक तो तुम कानपुर की हो और ये रोल देखने में थोड़ा सा छोटा आपको लेंथ वाइज लग रहा है, बट आई एम टेलिंग यू इसमें किसी को भी वो लीडिंग एक्टर्स याद नहीं रहेंगे, बट दिस कैरेक्टर इज अ पेज टर्नर। तो ये उन्होंने कहा था और ये मेरे लिए मतलब वी ऑल नो कि टर्निंग पॉइंट हुआ। वो मूवी एक्चुअली ये है कि जब मैं भी घर पे देखती हूँ तो अक्सर फैमिली से यही मिलता है कि बहुत नेचुरल एक्टिंग लग रही है, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये एक्टिंग कर रही है। एक्चुअली जो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोलेगी एट द टाइम ऑफ मैरिज या सर्कमस्टांसेस में, वो एकदम वैसी नेचुरल लग रहा है। और इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मेरी खुद की बड़ी बहन जो है वो ऐसी हैं। ओके। मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट पढ़ने गई थी तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरी फी, मेरी पढ़ाई, मेरा रहना, उसमें उन्होंने वो लुक आफ्टर किया था मुझे। तो हाँ ये ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा फनी सवाल, जैसे मूवी है शादी में जरूर आना, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे बोला शादी में जरूर आना एंड यू हैव रिप्लाइड कि यस मैं जरूर आऊंगी और फिर आप नहीं गए? हाँ, बहुत बार। मैं तो प्लान कैंसिल करने में मैं तो उस्ताद हूँ भाई। मेरे साथ मतलब ऐसा होता है कि मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे जब कोई पूछता है कि आप आएंगी या नहीं आएंगी, तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपनी एक रील बनाऊंगी कि मेरा मन नहीं है, शुड बी अ वैलिड रीजन टू नॉट टू कम। ओके। जिस तरह से आपकी रील्स पे देखती हूँ, कॉमेडी रील्स तो होती है, साथ ही डांसिंग रील्स भी होती हैं। तो डांसिंग जिस तरह से मुझे लगता है एक शौक तो है आपका, बट इट्स मोर लाइक अ थेरेपी टू यू आल्सो। सो व्हाट डू यू फील व्हेन यू डांस एक्चुअली? कैसा है डांस से, क्या कनेक्शन फील करते हो आप? एक वक्त था जब मुंबई में और ये सबके साथ हुआ होगा, एक फेज होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर एंजाइटी और डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि वो एक तो मुंबई हर दिन टेस्टिंग पीरियड है, बी इट अ सुपरस्टार और बी इट अ स्ट्रगलर। मुंबई हमेशा सबके लिए एक टेस्टिंग पीरियड है, स्पेशली अ फील्ड लाइक एक्टिंग, अ फील्ड लाइक सिनेमा जो एवरीडे वॉलेटाइल है, जिसमें मतलब एवरीडे आज है कल नहीं है वाली सिचुएशन है। तो ये फेज मेरे साथ आया था और जब मुझे कोई ये बात कहता है कि मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है या एंजाइटी, तो मैं उस पर विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे डांस आता था। या डांस में मैं रोती थी, दुखी होती थी, लेकिन उसके चलते अगर मैं उसका प्लस पॉइंट देखूं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कोरियोग्राफीज निकाल लेती थी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दुख का गाना है, तो अगर आप दुखी हैं तो उसमें बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी, बहुत अच्छे हैंड मूवमेंट्स, ये सब निकल कर आता था। तो हाँ, डांस डेफिनेटली थेरेपी है। और कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, डांस हो, ये सब अगर आप उस फील्ड के नहीं भी हैं तो भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्योंकि आपका कानपुरिया कनेक्शन सबको पता है और इस अंदाज में आप करती, जो आपकी रील थी हाँ भाई हम कानपुर से हैं, उस पे वो डायलॉग ही कोई सुनेगा तो सबको पता चल जाएगा हाँ भाई नैनी दीक्षित की बात हो रही है। बट आई वांट टू नो कि ये जो आइडिया था आपके दिमाग में कैसे आया कि इस पे रील बनानी है? मतलब इट्स लाइक टोटली आउट ऑफ बोर्डम कि बोर हो रही हूँ और एकदम से एक आइडिया क्लिक किया, या इट वाज अ बाथरूम आइडिया दैट मुझे इस पे रील बनानी है? मतलब कैसे आया कि मुझे कानपुर को लेके ऐसा बनाना है? हुआ ऐसा था कि मैं बैठकर टीवी देख रही थी और मुझे जुकाम था। ओके। पता नहीं ये बात बतानी चाहिए या नहीं। तो मैं अपनी नाक साफ करने गई और मुझे याद आया कि कानपुर में तो नाक छिनकी जाती है
एंड आई सेड हाँ हम कानपुर से हैं और हमारे यहाँ नाक साफ नहीं की जाती, छिन की जाती है। और फिर मुझे बड़ा मजा आने लगा, तो मैंने कहा हाँ हम कानपुर से हैं और हमारे यहाँ पॉलीथिन नहीं पन्नी या मोमिया होता है, एंड सो ऑन। ऐसा था वो। ओके जितनी भी आप रील्स बनाते हो मोस्टली, जैसे कानपुर को लेके मैं पूछूं, अक्सर लोग बोलते हैं जो कानपुर के लोग हैं उनमें अलग ही स्वैग है। कानपुर के लोग पूरी मतलब अगर आप इंडिया के लोगों से देख लो, अलग ही उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये जो रील्स बनाई है, आई एम श्योर आपने कानपुर के लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया होगा कैसे। वाई ऐसा क्यों है कि कानपुर के लोगों को सबसे अलग और इनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है? 200 साल की हिस्ट्री है इस शहर की, इनफैक्ट उससे ज्यादा की है, क्योंकि 200 साल तो हम उन चीजों को गिन रहे हैं जो हमें हिस्टोरिकली सामने आ रहा है, उससे अधिक की हिस्ट्री है। और हमें यहाँ ये समझना होगा कि गंगा किनारे जो भी शहर बसते हैं वहां पर डिफरेंट तरह के कल्चर कहना चाहिए कि पनपते हैं, क्योंकि वहाँ फूड है, वहाँ स्पाइसेस हैं, वहाँ कपड़े हैं, वहाँ डिफरेंट मौसम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि डिफरेंट मौसम है, डिफरेंट मौसम के डिफरेंट तरह के खान पान है। उसके बाद बारी आती है कि कानपुर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, इनफैक्ट अभी भी है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह का टैक्स पेइंग ये शहर है, वी शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट दिस। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कानपुर जनपद जो है वो एक ऐसा जनपद है जो बहुत बड़ा वोटिंग जो होती है, मतदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानपुर जनपद पर निर्भर होता है पूरे प्रदेश का। तो कानपुर की एक तो ये एक राजनीतिक और आर्थिक हिस्ट्री है। अब अगर बात आती है कि आप राइटर्स को लें, उन्नाव से आप प्रताप नारायण मिश्र को लें, या गणेश शंकर विद्यार्थी को लें, या अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को लें, या अगर आप बिठूर को लें, तो वो हिस्ट्री हम सब जानते हैं। इसके कारण ऐसा होता है कि आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। और क्योंकि कल्चर यहाँ, जैसे नौटंकी एक ऐसी विधा है जिसका कानपुर, द फादर ऑफ नौटंकीज कानपुर, कन्नौज से सारा सामान आता था, और नौटंकी एक ऐसी चीज थी जो कानपुर ने इंट्रोड्यूस की। तो अब सोचिए जहां पर इतने सारे कलर्स हैं, ऑटोमेटिकली लोग वहां खुश होंगे, और अगर आप खुश हैं तो आप क्रिएटिव बहुत होंगे ना। करेक्ट। एंड यहाँ की एक जो, ये कोई माने या ना माने, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर गंगा किनारे की जो हवा है, जो जलवायु है, वो आपको मेंटली बहुत काम रखती है। एंड बिकॉज पीपल आर काम, स्लो है, आराम से काम हो रहा है, खाने पीने में बहुतायत से, कोई गरीब से गरीब यहाँ भूखा नहीं सोता। तो ये वो कारण है जिसके कारण एक अलग स्वैग है कि हमें कोई काम दे या ना दे, हम चिल आउट है, हम कर लेंगे। सो बिकॉज योर माइंड इज चिल्ड आउट, तो आप खुश हैं, इसलिए वो अलग स्वैग है। फुल स्वैग है कानपुर वालों का। अच्छा नहीं, जैसे आपने पहले अभी बोला था कि होता है ना कि कभी हम कोई रोल मिल जाए, वो दिली तमन्ना रहती है कि बस एक नर्वसनेस होती है कि वो रोल मिल जाए। अभी जैसे होता है कि ये होता है ना, मैनिफेस्टेशन में हम काफ़ी बिलीव करते हैं। तो आप क्या मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं कि कोई चीज़ सोची एंड वो हुई, या आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा सपना है जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं चाहूँगी पूरा हो जाए, ये नहीं हुआ तो शायद दिल टूट जाएगा, वैसा वाला कुछ? दिल तो नहीं टूटेगा मेरा अब, क्योंकि हाँ, अगर ये सवाल मुझसे शायद मेरे 20s में पूछा जाता तो मैं कह सकती थी कि हाँ दिल टूट जाएगा। लेकिन अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं समझ चुकी हूँ कि प्रारब्ध पर मेरा बहुत विश्वास है, लेकिन प्रारब्ध भी तभी आपका जितना साथ देगा तब दे सकता है जब आपके साथ पुरुषार्थ भी हो। तो यदि प्रारब्ध और पुरुषार्थ के चलते आप कोई काम कर रहे हैं, आफ्टर ऑल अगर आपको वो नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इतनी जर्नी करना लिखा था। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपने टिकट तो करेक्ट शहर का लिया होता है, लेकिन समटाइम्स फ्लाइट डाइवर्ट होनी पड़ती है, तो वो हो पड़ना आपके हाथ में नहीं है। रही बात मैनिफेस्टेशन की, तो यार ये आजकल के टर्म्स मुझे समझ नहीं आते बिलीव मी। लेकिन अगर मुझे आप पर्सनली पूछें तो मैनिफेस्टेशन समझना मेरे जीवन में तब आया जब मैंने श्री रामचरितमानस पढ़ी, और मुझे लगा कि ठीक है अब हो जाएगा, अब जो होना है यार। हाँ मतलब आप काम तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर नहीं होना होगा तो आप रो नहीं सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। दैट्स ऑल।
कहते हैं ना कि मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो शायद और भी अच्छा। वो ये थोड़ा भगवान सा की दिलासा मर्जी देने होगा। की भी बात है कि मन का हुआ तो अच्छा, क्योंकि आई नो जो तन लागे सो तन जाने, लेकिन हाँ फिर भी अब ठीक है, नहीं हुआ तो कम से कम आपने 100% कर दिया अपना। तो अब वो नहीं होना रहेगा था, नहीं कि या, तो हमने अपना या। 100% नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि अभी आपने अपने 20s की बात की कि अगर मैं 20s में होती तो शायद ऐसा होता। अगर आपको अपने 20s नैनी दीक्षित को कोई एडवाइस देनी है या कुछ ऐसा कि ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो वो क्या एक एडवाइस होगी अपनी यंगर सेल्फ को? मेरे यंगर सेल्फ को एक एडवाइस होगी कि साइकिल सीख लेनी चाहिए थी। मुझे गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना नहीं आता। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ इट, दैट्स ऑल। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं ये आना चाहिए। बाकी मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो उस दौरान की, होता है ना आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, आपका दिमाग परिपक्व होता है वक्त के साथ, तो उसमें अगर मैं ये कहूँगी यार ये फिल्म मैंने क्यों कर दी थी या ये नहीं करना चाहिए था, नहीं, अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मैं उस एक्सपीरियंस को नहीं जान पाती कि इस तरह का पर्टिकुलर सीन करना या ऐसी फिल्म करना या ऐसा डायलॉग बोलना, मैं ये जान ही नहीं पाती कि मैं इसे आगे करना चाहूंगी या नहीं करना चाहूंगी। तो हम एडवाइस मैं कुछ नहीं दूंगी यार, नहीं, ठीक है, आई वॉज ऑल गुड। अगर आपको अभी तक के जितना भी आपका करियर है, लाइफ है, इसको अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो या एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये कहूंगी कि अभी बहुत कुछ बाकी है, there's so much left। और मैं सिर्फ एक्टिंग को लेकर ये नहीं कह रही हूँ, करियर में मेरे और भी बहुत सारे शौक हैं, मेरी लाइकिंग्स हैं। तो अगर मुझसे सिर्फ कोई इतना कहे कि सिर्फ एक्टिंग को लेकर के आप करियर नहीं, सिर्फ एक्टिंग मेरा करियर नहीं है, हो सकता है आगे मैं फ्राइडेज में बंद कर नहीं रहना चाहती। आई डोंट वांट टू बी इन दोज फ्राइडेज के वो आपके व्यक्तित्व को, आपके अस्तित्व को सिर्फ डिफाइन करें। एक्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जिसे मैं जी रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं और हो सकता है वो आगे आने वाले वक्त में मेरा करियर बन जाए। नहीं, जिस तरह से समय समय पर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है और हम आपके ओपिनियंस भी बहुत फोरफ्रंट पे देखते हैं कि आप ओपिनियंस अपने सामने रखते हो। अभी जैसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो चल रहा है बिग बॉस, जिसको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं। फर्स्ट आई वांट टू आस्क, क्या आप इस बार का सीजन जो है बिग बॉस में फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सीजन 1 देखा था और उसके बाद से मैंने उसे कभी फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया वो यार मुझे पता नहीं, बट नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया। बट हाँ, मुझे बिट्स एंड पीसेस इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से पता चलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा किस कंटेस्टेंट के बारे में पता चल रहा है थ्रू सोशल मीडिया? थ्रू सोशल मीडिया यार, उसमें एक कोई मिस मित्तल हैं, उनके बारे में, तानिया मित्तल, उनके बारे में पता चला क्योंकि वो काफी आता रहता है इंस्टाग्राम पे। एंड देयर इज सम नेहल हु वाज अ मिस इंडिया पेजेंट, है ना, शी वाज इनटू दैट पेजेंट। तो वो दोनों लोगों की कुछ कंट्रोवर्सी थी कि भाई उन्होंने किसी को पानी में धक्का दिया, समथिंग लाइक दैट। तो उतना नहीं, हाँ, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा था। ओके। तो मैं सबके कपड़े वपड़े उसमें देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सब बड़े अच्छे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। ओके। अब मैंने आगे के सेगमेंट के लिए मैंने थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आप चाहो तो पहले से तो क्विक आंसर ही देना, बट अगर किसी क्वेश्चन का आपको थोड़ा इलैबोरेट आंसर देना है, सो यू आर फ्री टू आंसर दैट। तो सबसे पहले कानपुर को लेकर ही थोड़े से रैपिड फायर है, वो पूछ लेते हैं। तो कानपुर की ऐसी कोई 3 चीजें जो आप मुंबई में मिस करती है? ओह, ऑफ कोर्स, चाट जिसमें पानी के बताशे, धनिया, आलू और टिक्की जिसके ऊपर वो मूली के लच्छे डाले जाते हैं। ओके। ये तो फिर चाट की 3 चीज हो गई। कानपुर अच्छा, वैसे हाँ। कानपुर की 3 चीजें, चाट तो है ही, फिर अगर मुझे यहाँ पर बुद्ध सेन की मिठाई बहुत पसंद है, जो मैं आज सुबह खा कर आई हूँ, वो बहुत मिस करती हूँ। और सच बताऊं, कानपुर की एक जगह है नाना राव पार्क, कंपनी बाग, वो मेरा बचपन है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। ओके। मुझे लगता है मेरे अगले सवाल का जवाब आपने दे दिया, बट स्टिल आई विल क्वेश्चन इट। अगर कानपुर में आपको एक दिन शूट करना हो कोई भी फिल्म या वेब सीरीज, तो वो कौन सी जगह होगी? डेफिनेटली मूलगंज, जनरलगंज, हटिया मार्केट, डेफिनेटली द ओल्ड कानपुर। ओके। क्या कभी सेट पर किसी को आपने कानपुरिया स्लैंग सिखाने की कोशिश की? सबको, आधी मुंबई को मैं यही करती हूँ। ओके। सो कानपुर की चाट या मुंबई का वड़ा पाव, कौन जीतेगा? बट ऑब्वियस आंसर, बट ऑब्वियस, वो तो मैंने, हाँ। ओके। कानपुर की ऐसी कोई फेमस गली या फिर कोई एरिया जहाँ पर मोस्टली आपका बचपन बीता हो या यादें जुड़ी हैं? घुमनी महल, घुमनी बाजार। ओके। अगर कानपुर की आवाज में ये बोलना हो कि लाइट चली गई है या लाइट आ गई है,
तो नैनी दीक्षित अपने स्टाइल में कैसे बोलेंगी? लियो, अब बत्ती चली गई, अब बैना डुलाना पड़ेगा, यहाँ बत्ती ही जाती रहती है, चलो चलो आ गई, टीवी चलाओ। ओके अच्छा, कानपुर में अक्सर जो ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले हैं, उनकी बहुत ज्यादा अराजकता बढ़ चुकी है और बहुत आए दिन लड़ाइयाँ होती। कभी आपने ऑटो में ट्रैवल किया कानपुर में? फिर क्या मतलब बना, कभी अगर झगड़ा हुआ? हाँ हाँ। ओके अगर कानपुर में कभी आपका कोई स्टैच्यू लगे तो उसके नीचे क्या लिखा होगा? हाँ, हम कानपुर से हैं। ओके कानपुर के लेकर अगर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? धोखेबाज कनपुरिया। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कानपुर के लिए यार टाइटल बहुत सारे हैं कानपुर के लिए। अगर कानपुर के लिए टेक्निकली मुझे कहा जाए कि मैं कोई टाइटल दूं तो वो यही होगा कि हाँ, हम कानपुर से हैं। एंड आई थिंक कि कानपुर कॉमेडी के साथ साथ थ्रिलर वाली जगह भी है, एंड आई वुड चूज अ थ्रिलर फिल्म। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है थोड़ा बॉलीवुड से रिलेटेड है। एक ऐसे डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? संजय लीला भंसाली। ओके अगर एक दिन के लिए आपको करण जौहर बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगी या फिर अपनी मूवी में किसे कास्ट करेंगी? अगर मुझे एक दिन के लिए करण जौहर बनाया जाएगा तो of course I would definitely appreciate Karan Johar because the kind of films he make, he is very clear about his idea. तो मैं वैसी ही फिल्म्स बनाऊंगी क्योंकि मुझे वैसी ग्लॉसी फिल्म्स भी पसंद हैं। एंड इफ यू आस्क मी हु शुड आई कास्ट, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। यार मैं अपने आप को ही कास्ट करूंगी। ओके ऐसा कौन सा एक्टर है जिनके साथ आपको लगता है कि काम करते वक्त थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ maybe he's legendary or something? Nobody. I think I would enjoy working with such actors. Okay. कैमरे के सामने कभी कोई awkward moment हुआ है, जैसे कोई सीरियस सिचुएशन है या सीरियस डायलॉग है बट हंसी छूट गई? हाँ, of course हुआ है, कितनी बार हुआ है। Okay. कोई ऐसा फेवरेट बॉलीवुड गाना जो अक्सर आप सेट पर गुनगुनाती रहती है? बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन पुराने ही हैं। एक गाना है छड़ी रे छड़ी, दैट इज फ्रॉम फिल्म मौसम, जो गुलजार ने डायरेक्ट की थी। संजीव कुमार थे उसमें और शर्मिला टैगोर थी। एक वो गाना है और ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, और एक दिल ढूंढता है। ओके अगर कोई आपसे किसी दिन कहे, मे बी सपने में ही या जैसे भी, अगर कोई कहे कि एक्टिंग छोड़ दो तो नैनी दीक्षित का जवाब क्या होगा? ओके अगर आपको किसी सुपरस्टार के साथ कोई कॉमेडी सीन करना है तो आप किसे चुनेंगी, मेल और फीमेल? डेफिनेटली अमिताभ बच्चन। कॉमेडी सीन? डेफिनेटली अमिताभ बच्चन। ओके सेट पर कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है? हाँ हुआ है ऑफ कोर्स हुआ है, थोड़ा कॉस्ट्यूम मैलफंक्शनिंग। ओके अगर कोई ऐसा को-स्टार जिसने आपकी कनपुरिया जो स्लैंग है सीखा बट उसकी तारीफ की है, मतलब आपको उसकी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा, किसी ने आपके कनपुरिया स्लैंग की तारीफ की है? ऐसा सच मौका तो नहीं आया, but Vijay Verma is my batchmate. Okay. So when we were doing Kalkut, so I was training him for this language. Okay. तो वो ये कहता था कि जब हम FTI में थे तो विजय तब भी ये कहता था कि अगर मतलब वो ईस्टर्न कानपुर सीखना है then she is the right person. तो वो हाँ। डायरेक्टर की डांट या फिर को-स्टार का लेट आना ज्यादा इरिटेशन? दोनों, क्योंकि मैं बहुत तैयार होके जाती हूँ और ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा कि अगर डायरेक्टर मुझे डांट दे, क्योंकि मैं बहुत तैयारी से जाती हूँ। ओके हाँ, तो लेट वेट अपना वो तो यूनिट देखे, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टर की डांट बिल्कुल नहीं खाना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत सिंसियर हूँ। मतलब हाँ, स्टूडेंट टीचर जैसी होती हूँ मैं सेट पे। ओके अगर कोई कहे कि नैनी दीक्षित एक ड्रामा क्वीन है तो आपका जवाब? ओह श्योर, एज इफ आई केयर। एक रील बनाने में ऑनेस्टली बताइएगा कितने टेक्स लगते हैं? अगर वो हाँ हम कानपुर से हैं वाली रील है तो नहीं लगते क्योंकि वो बहुत एक रवानगी में हो जाता है, फ्लो में। हाँ, कि मुझे याद आ जाता है कि ये चीज पे बनानी है तो एक दिन पहले मैं उसे लिख लेती हूँ। लेकिन डांस वांस का है तो लग जाता है, कभी बाल उड़ रहे तो मूंछ बन गई, कभी कुछ हो गया, कभी पसीना आ गया तो लग जाता है। ओके अगर इंस्टाग्राम कभी आपको कोई एक अवार्ड दे तो क्या अवार्ड होगा, उसका टाइटल क्या होगा? प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी। सबसे फनीएस्ट डीएम जो अभी तक आपको मिला हो कभी कोई? प्लीज फ्रेंडशिप में क्या may I have a chance to talk to you? I said you just missed the chance. ओके रील्स में एक्टिंग करना आसान है या फिर फिल्म में?
देखिए आसान एक्टिंग करना यूं भी नहीं होता है, लोगों को लगता है आसान है, बट इफ यू ट्रूली लव योर क्राफ्ट तो दो कहीं भी आसान है। अच्छा चलिए, अब दिवाली को लेके थोड़ा बहुत, हाँ, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी Right. पाबंदी है, तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं। कानपुर के नाम अगर कोई दिवाली की मिठाई लॉन्च करे तो उसका नाम? कानपुरिया पड़ाका। ओके ओके। दिवाली में कौन सा पटाखा आपसे मिलता जुलता है? रॉकेट, फुलझड़ी या बॉम्ब या समथिंग लाइक दैट, जिससे आप रिलेट कर सकें? चटाई बम, रुकता ही नहीं है। ओके। दिवाली की जो सफाई होती है सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है, आप या आपकी मम्मी? कोई, मैं तो मुझे भूल जाओ, मुझे आप माइनस कर दें उसमें। ओके। अगर दिवाली के दिन आपका एक दिन फोन बंद कर दिया जाए तो खुशी होगी या पैनिक करेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फोन बंद हो गया, दिवाली है, देन आई विल बी बिजी विद माय फ्रेंड्स या फैमिली। इट्स ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, दिवाली का क्योंकि मौका है, तो एक कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे दिवाली के मौके पर? यही देना चाहूंगी कि अगर आप पटाखे छुड़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली छुड़ाइए, बट बी सेफ, क्योंकि मैंने अक्सर यही अगले दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि किसी की साड़ी में आग लग गई, दुपट्टे में आग लग गई। सो डोंट डू दिस। और ऐसे गली गली हर जगह मत छुड़ाइए, क्योंकि हाँ ये इसमें थोड़ा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा कि जानवर वगैरह डरते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि यू शुड नॉट एंजॉय एंड यू शुड नॉट यू नो इनकी फुलझड़ी मत छुड़ाओ, अनार मत छुड़ाओ, बिल्कुल छुड़ाओ, ये सब हैप्पीनेस को, खुशी को दर्शाता है, बट प्लीज बी सेफ। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, पहली बात। और मिठाइयाँ खाइए, डेफिनेटली खाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगले दिन पेट आपका है, सेहत आपकी है। बिल्कुल। तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का, दिवाली के मौके पर चार चांद लगाने का। हैव फन, एंजॉय दिवाली और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हाँ हम कानपुर से हैं।